मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे याद करते ही आज भी दिल थोड़ा कांप जाता है। ये कहानी है एक ऐसी जेठानी की जो अपने ही घर में अपनों के लिए दुश्मन बन गई थी। सुबह सुबह की बात है। मैं रसोई में खड़ी थी और पूरे घर में पनीर की खुशबू फैल रही थी। तभी मेरे मन में सवाल आया, ये क्या चल रहा है यहाँ? इतनी गर्मी में क्या बन रहा है जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही है? फिर मैंने खुद ही देखा, अरे आज मयंक का जन्मदिन था। सोचा गया था कि सुबह के नाश्ते में थोड़ा पनीर बनाया जाए। आखिर बच्चे का जन्मदिन साल में एक बार ही तो आता है। लेकिन तभी माहौल बदल गया। बातों में मिठास की जगह कड़वाहट घुल गई। किसी ने ताना मारा, पनीर क्या आजकल मुफ्त में आता है? क्या आपको अंदाजा भी है कि दूध और पनीर के दाम कहाँ पहुँच गए हैं? और फिर एक एक शब्द जैसे तीर बनकर निकलने लगे। इस घर का चूल्हा मेरे पापा के पैसों से जल रहा है। मैं ये सब सुन रही थी और महसूस कर रही थी कि कैसे एक परिवार जो कभी खुशहाल था अब मजबूरी में जी रहा है। रसोई में खड़ी एक माँ की आंखों में आंसू थे और उसकी बेटी उसे संभाल रही थी। वो कह रही थी, मम्मी दिल छोटा मत कीजिए, भाभी का स्वभाव शुरू से ही ऐसा है। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे। मयंक के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे घर का तनाव साफ दिखाई दे रहा था। और फिर वही ताने, वही हुक्म, ये लो पैसे, अभी जाओ और ब्लाउज लेकर आओ। पैसे ऐसे फेंके गए जैसे इज्जत की कोई कीमत ही ना हो। मैं देख रही थी कैसे एक लड़की तपती दोपहर में बाहर गई, कैसे लौट कर आई तो उसका चेहरा लाल था, शरीर थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। शाम को जब घर के लोग लौटे तो फिर वही बातें, वही इल्जाम, ड्रामा कर रही है। और मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी, क्या वाकई इंसान इतना बदल सकता है? धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि इस घर में सबसे बड़ी ताकत पैसा बन चुका था और इंसानियत कहीं पीछे छूट गई थी। फिर एक दिन मैंने देखा, फोन पर बात हो रही थी और एक साजिश रची जा रही थी। मैं ऐसी देवरानी लाऊंगी जो गरीब घर की हो, जिसे मैं जैसे चाहूं वैसे नचा सकूं। ये सुनकर मेरे दिल में सिहरन दौड़ गई। कुछ ही समय बाद शादी हो गई और एक नई बहू इस घर में आई, सीधी साधी मासूम, जिसका नाम वाणी था। शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे असली चेहरा सामने आने लगा। नौकरानी ही तो है, ये शब्द मैंने साफ सुने और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वाणी इस घर में बहू बनकर नहीं, बल्कि एक काम करने वाली बनकर आई है। अगले दिन उसकी पहली रसोई थी, लेकिन उसके लिए कोई खुशी नहीं थी। उसे कहा गया 50-60 रोटियां बनानी है, पनीर की सब्जी, दाल मखनी, पुलाव, और सबसे बड़ी बात, कोई मदद नहीं करेगा। मैं देख रही थी कैसे वो सुबह से काम में लगी रही, भूखी प्यासी, धूप में बाजार गई, भारी थैले उठाकर लाई, और फिर भी उसे आराम करने तक की इजाजत नहीं मिली। और जब मेहमान आए तो उसका मजाक उड़ाया गया, तेरी देवरानी तो नौकरानी जैसी लग रही है। और जवाब आया, मैं इसे काम के लिए ही लाई हूँ। रात को जब वो अपने कमरे में गिरी तो उसकी हालत देखकर दिल रो पड़ा, लेकिन फिर भी उसे कहा गया, थोड़ा और बर्दाश्त करो। दिन गुजरते गए और जुल्म बढ़ते गए। कभी धूप में बार बार बाजार भेजा जाता, कभी बिना चप्पल के जलती छत पर सफाई करवाई जाती। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसे ड्रामा कहा गया। मैं हर दिन ये सब देख रही थी और अंदर ही अंदर घुट रही थी। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वाणी से गलती से थोड़ा ज्यादा गर्म पानी बन गया और बस वही बात आग बन गई। तुमने मुझे जलाने की कोशिश की है। और फिर गुस्से में उसे खींचकर रसोई में ले जाया गया। मैं आज भी वो पल भूल नहीं सकती। गैस पर बड़ा तपेरा रखा गया, पानी उबाला गया और फिर वाणी का हाथ पकड़कर उसे खौलते पानी में डाल दिया गया। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है, बचाओ। लेकिन ये यही नहीं रुका, खौलता पानी उसके पैरों पर भी डाल दिया गया। उसका शरीर जल गया, उसकी चीखें पूरे घर में फैल गईं। मैं अंदर तक हिल गई थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने साफ कहा, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है। पुलिस आई, बयान लिया जाने वाला था और सबको लगा कि अब सच सामने आएगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वाणी ने कहा, ये हादसा था, मेरी ही गलती थी। मैं हैरान रह गई। जिसने इतना सहा वही आज उस इंसान को बचा रही थी जिसने उसे जलाया था।
जब सब बाहर आए तो बरखा टूट गई। रोते हुए उसने पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? और वाणी ने जो जवाब दिया वो मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया, क्योंकि मैं ये साबित नहीं होने देना चाहती थी कि जेठानी से अच्छे दुश्मन होते हैं। दुश्मन चोट पहुंचाते हैं लेकिन परिवार घाव भरता है। उस दिन सिर्फ वाणी के हाथ पैर नहीं जले थे, बल्कि एक इंसान का अहंकार भी जलकर राख हो गया था। धीरे धीरे सब बदल गया। वही घर जो कभी कड़वाहट से भरा था अब प्यार से भरने लगा। बरखा बदल चुकी थी। अब वो खुद रसोई में खड़ी होकर काम करती और वाणी को आराम करवाती। आज जब मैं उस घर को देखती हूँ तो एक ही बात दिल में आती है, कभी कभी किसी को बदलने के लिए खुद को थोड़ा सहना पड़ता है। और सच कहूँ, उस दिन मुझे समझ आया कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। 1 महीना बीत चुका था। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहाँ पहले हर कोने में कड़वाहट थी, वहीं अब धीरे धीरे प्यार की खुशबू फैलने लगी थी। बरखा सच में बदल चुकी थी। वो सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती और वाणी को आराम करने देती। मैं देख रही थी कैसे वाणी सोफे पर बैठी होती और बरखा उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाती। वो बार बार कहती, तुम बस आराम करो, अब सब मैं संभाल लूंगी। लेकिन शायद किस्मत को अभी कुछ और मंजूर था। एक दिन दोपहर का समय था, मैं आंगन में बैठी थी कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खोला तो सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे। मेरा दिल धक से रह गया। क्या ये राकेश जी का घर है? उन्होंने पूछा। घर के सब लोग बाहर आ गए। बरखा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा शायद वाणी के केस में कुछ नया हो गया है। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें पुराने बर्न केस के बारे में कुछ नई जानकारी मिली है, हमें फिर से जांच करनी होगी। घर में फिर से सन्नाटा छा गया। मैंने देखा बरखा के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो भाग नहीं रही थी, छुप नहीं रही थी। वो धीरे धीरे आगे आई और बोली, सर, आपको किसी जांच की जरूरत नहीं है। जो हुआ था वो मैंने ही किया था। ये सुनकर सब हैरान रह गए। मैं खुद भी स्तब्ध रह गई, क्योंकि ये वही बरखा थी जो कभी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती थी। सुलेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। मयंक और समीर भी चौंक गए। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुम अपना बयान दर्ज करवाना चाहती हो? बरखा ने सिर झुका लिया। जी सर, मैं अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। वाणी ये सब सुन रही थी। वो घबराकर उठने की कोशिश करती है। उसके हाथ अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन बरखा ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, सच्चा पछतावा था। नहीं वाणी, उस दिन तुमने मुझे बचाया था, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पाई। अगर आज भी मैं सच छुपाऊंगी तो कभी नहीं बदल पाऊंगी। पूरा घर भावुक हो गया। इंस्पेक्टर ने औपचारिकताएं पूरी की और बरखा को अपने साथ ले जाने लगे। जाते जाते बरखा ने वाणी का हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर देना, अगर हो सके तो। वाणी रोते हुए बोली, आप पहले ही बदल चुकी हैं भाभी, बस वापस जल्दी आना। बरखा पुलिस के साथ चली गई और घर एक बार फिर शांत हो गया। लेकिन इस बार सन्नाटा दर्द का नहीं, इंतजार का था। कुछ दिन बीत गए। घर के हर सदस्य को बरखा की कमी महसूस होने लगी। जो कभी सबके लिए डर का कारण थी, आज उसी की जगह खाली लग रही थी। वाणी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन उसने घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मैं देख रही थी कैसे वो अब हर काम प्यार से करती और हमेशा एक ही बात कहती, भाभी वापस आएंगी और हम सब मिलकर फिर से नया जीवन शुरू करेंगे। करीब 1 महीने बाद खबर आई कि अदालत ने बरखा को उसकी सच्चाई और पछतावे को देखते हुए सख्त चेतावनी के साथ जमानत दे दी है। जिस दिन बरखा घर लौटी, मैंने देखा वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी चाल में घमंड नहीं बल्कि विनम्रता थी। आंखों में अहंकार नहीं बल्कि आंसू थी। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, उसने सबसे पहले वाणी के पैरों को छू लिया। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। वाणी ने उसे तुरंत उठाया और गले लगा लिया। उस दिन उस घर में कोई जेठानी या देवरानी नहीं थी, सिर्फ 2 बहनें थीं। समय बीतता गया। बरखा ने अपने पापा के पैसे लेना बंद कर दिया। उसने खुद छोटा सा काम शुरू किया, घर का खाना बनाकर लोगों को देना। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। मयंक और समीर का बिजनेस भी फिर से खड़ा हो गया।
और एक दिन मैं उसी आंगन में बैठी थी जहाँ कभी चीखें गूंजती थीं। आज वहाँ बच्चों की हंसी गूंज रही थी। वाणी के हाथों के निशान अभी भी थे, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। और बरखा, वो रसोई में खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी मेरे मन में एक बात आई। कभी कभी भगवान इंसान को गिरने देता है ताकि वो समझ सके कि उठना कैसे है। और उस दिन मैंने खुद से कहा, सच में जेठानी से अच्छे दुश्मन नहीं होते। अगर जेठानी दिल से बदल जाए तो वही सबसे बड़ी अपनी बन जाती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। घर में अब पहले जैसी कड़वाहट बिल्कुल नहीं थी। हर सुबह अब शांति और अपनापन लेकर आती थी। बरखा सच में पूरी तरह बदल चुकी थी और वाणी के साथ उसका रिश्ता अब सिर्फ जेठानी देवरानी का नहीं, बल्कि सगी बहनों जैसा हो गया था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने फिर से सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सुबह का समय था, मैं आंगन में बैठी थी। तभी वाणी के मायके से उसके पिताजी और माँ अचानक घर आ गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बेटी वाणी कैसी है? उन्होंने आते ही पूछा। घर में सब थोड़े असहज हो गए क्योंकि उन्हें सच्चाई नहीं पता थी। वाणी मुस्कुराते हुए उनके पास गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी। लेकिन जैसे ही उसकी माँ की नज़र उसके हाथों के निशानों पर पड़ी, वो घबरा गई। ये क्या हुआ तुम्हारे हाथों को? पूरा घर एकदम खामोश हो गया। मैं देख रही थी बरखा का चेहरा फिर से झुक गया। उसे लगा अब सच्चाई सामने आ जाएगी और सब कुछ फिर से टूट जाएगा। वाणी ने एक पल के लिए बरखा की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, माँ, वो एक हादसा था। रसोई में काम करते समय जल गई थी। लेकिन इस बार बरखा खुद को रोक नहीं पाई। वो आगे आई और बोली, नहीं, ये हादसा नहीं था, ये मेरी गलती थी। सब चौंक गए। वाणी के पिताजी गुस्से से भर गए। क्या मतलब? हमारी बेटी को तुमने जलाया? बरखा ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया था, लेकिन आज मैं वही इंसान नहीं हूँ। उस दिन वाणी ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं आज जेल में होती। घर का माहौल फिर से भारी हो गया। वाणी के पिताजी गुस्से में बोले, हम अपनी बेटी को यहाँ एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने वाणी का हाथ पकड़ लिया। चलो बेटा, अभी हमारे साथ चलो। ये सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। क्या फिर से ये घर टूट जाएगा? वाणी ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। नहीं पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सब हैरान रह गए। लेकिन बेटा, उसकी माँ रोते हुए बोली। वाणी ने शांत आवाज में कहा, जिस घर में गलती हुई उसी घर में सुधार भी हुआ है। अगर मैं आज चली गई तो भाभी का बदलना अधूरा रह जाएगा। बरखा फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे मत माफ करो, लेकिन मुझे एक मौका जरूर दो। मैं अपनी हर गलती सुधारना चाहती हूँ। कुछ देर तक सब चुप रहे। फिर वाणी के पिताजी ने गहरी सांस ली। अगर हमारी बेटी तुम्हें माफ कर सकती है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? ये सुनते ही जैसे घर में एक नई रोशनी आ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद बरखा ने एक बड़ा फैसला लिया। वो वाणी को अपने साथ लेकर पास के गांवों में जाने लगी। वहां वो उन महिलाओं से मिलती जो अपने ही घरों में अत्याचार सह रही थीं। मैंने खुद देखा कैसे बरखा अब लोगों को समझाती, गलती करना पाप नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार न करना सबसे बड़ा पाप है। उसके साथ वाणी खड़ी रहती और अपनी कहानी सुनाती। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा। लोग उन्हें इज्जत देने लगे और एक दिन उन्हें एक छोटे से मंच पर बुलाया गया, जहां उन्होंने अपनी कहानी सबके सामने सुनाई। मैं भी वहां बैठी थी। जब बरखा ने कहा, मैं कभी अपने घर में जुल्म करने वाली थी, लेकिन आज मैं उसी जुल्म के खिलाफ खड़ी हूँ, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। और जब वाणी ने कहा, अगर उस दिन मैं बदला लेती तो शायद एक घर टूट जाता, लेकिन मैंने माफ किया और एक परिवार बच गया, तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। आज वो घर सिर्फ एक परिवार नहीं रहा, बल्कि एक मिसाल बन गया है। और जब भी मैं उस आंगन में बैठती हूँ तो खुद से एक ही बात कहती हूँ, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहाँ बदला लेना आसान होता है, लेकिन माफ करना वही असली ताकत होती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। बरखा और वाणी मिलकर महिलाओं की मदद कर रही थीं। घर में खुशहाली थी, लेकिन कभी कभी अतीत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। एक शाम की बात है, मैं आंगन में बैठी थी। तभी दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। एक आदमी उतरा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी पुराने हिसाब को चुकाने आया हो। घर के सभी लोग बाहर आए। जैसे ही राकेश जी ने उसे देखा, उनका चेहरा उतर गया। तुम?
उनकी आवाज कांप गई। मैं समझ गई, ये कोई पुराना रिश्ता है, लेकिन अच्छा नहीं। वो आदमी हंसते हुए बोला, क्यों राकेश जी, पहचाना नहीं? मैं वही हूँ, आपका पुराना बिजनेस पार्टनर। घर में सन्नाटा छा गया। वही इंसान जिसकी वजह से ये परिवार कभी बर्बाद हुआ था, आज फिर उनके सामने खड़ा था। समीर गुस्से में बोला, यहाँ क्या करने आए हो तुम? वो आदमी आराम से सोफे पर बैठ गया, पुराना हिसाब चुकता करने। बरखा और वाणी एक दूसरे को देखने लगी। माहौल फिर से भारी हो गया। उस आदमी ने एक फाइल टेबल पर रखी। ये देखिए, आपके पुराने कागजात सब मेरे पास हैं, और अगर मैं चाहूँ तो आपका नया बिजनेस भी एक झटके में खत्म कर सकता हूँ। ये सुनते ही मयंक और समीर के चेहरे पर चिंता छा गई। इतनी मेहनत से जो सब कुछ फिर से बनाया था, क्या वो फिर छिन जाएगा? वो आदमी बोला, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, अगर आप लोग एक छोटी सी शर्त मान लें। क्या शर्त? राकेश जी ने पूछा। उसने सीधा वाणी की तरफ इशारा किया। ये लड़की वाणी, इसे मेरे घर काम करना होगा, बस कुछ महीनों के लिए। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा। ये कैसी शर्त थी? समीर गुस्से में चिल्लाया, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? लेकिन वो आदमी शांत था। सोच लो, नहीं माने तो सब कुछ खत्म। घर में फिर वही मजबूरी आ गई। सबकी नजरें झुक गईं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। बरखा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में वही पुरानी आग थी, लेकिन इस बार अहंकार की नहीं, हिम्मत की। बस बहुत हो गया। सब चौंक गए। बरखा ने उस आदमी की तरफ देखा। एक बार इस घर को तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ था, लेकिन अब नहीं। वो आदमी हंसा। तुम मुझे रोकोगी? बरखा ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, इस बार हम तुम्हें कानून से रोकेंगे। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और किसी को कॉल किया। हेलो, इंस्पेक्टर साहब? हाँ, वही आदमी जिसने पहले धोखा दिया था, अब फिर से ब्लैकमेल कर रहा है। वो आदमी घबरा गया। तुम पुलिस को बुलाओगी? बरखा बोली, हाँ, क्योंकि अब हम डरते नहीं हैं। मैं देख रही थी, वही बरखा जो कभी दूसरों को डराती थी, आज अपने परिवार के लिए ढाल बनकर खड़ी थी। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते वो चिल्लाया, ये खत्म नहीं हुआ। लेकिन इस बार किसी को डर नहीं लगा। घर में सन्नाटा था। फिर वाणी धीरे से बरखा के पास आई। भाभी, आज आपने मुझे नहीं, पूरे घर को बचा लिया। बरखा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं वाणी, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मुझे सिखाया कि डर कर नहीं, सच के साथ खड़े होकर जीना चाहिए। उस दिन मैंने महसूस किया कि असली बदलाव वही होता है जब इंसान अपने अतीत की गलतियों को ताकत बना ले। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद राकेश जी का बिजनेस पूरी तरह से खड़ा हो गया। समीर और मयंक ने मिलकर उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और बरखा और वाणी, उन्होंने मिलकर एक छोटा सा संगठन शुरू किया, जहां वो उन महिलाओं की मदद करती थीं जो अपने ही घर में डर कर जी रही थीं। आज जब मैं उस घर को देखती हूँ तो दिल से एक ही बात निकलती है, कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें इतना मजबूत बना देती है कि हम दूसरों का सहारा बन सकें। उस दिन के बाद घर में जैसे एक नई हिम्मत आ गई थी। सबको लगने लगा था कि अब कोई भी मुश्किल आए, वो मिलकर उसका सामना कर लेंगे। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। एक रात की बात है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और घर के सभी लोग सो चुके थे। मैं भी अपने कमरे में थी। तभी अचानक मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज तेज होने लगी। मैं घबराकर बाहर आई। देखा, वाणी आंगन में बैठी रो रही थी। मैं उसके पास गई। क्या हुआ? वाणी ने कांपती आवाज में कहा, दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिर से सब कुछ छीन लेगा। मैं उसे समझाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। सब लोग जाग गए। समीर और मयंक भागकर दरवाजे की तरफ गए। दरवाजा खोला तो सामने वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ 2-3 गुंडे भी थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो हंसते हुए बोला, सोचा था जेल से डर जाऊंगा, इतना आसान नहीं है। घर में डर का माहौल फैल गया, लेकिन इस बार कोई पीछे नहीं हटा। समीर आगे बढ़ा, यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। वो आदमी बोला, आज हिसाब पूरा करके जाऊंगा। उसने इशारा किया और उसके साथ आए लोग घर के अंदर घुसने लगे। वाणी डरकर पीछे हट गई,
लेकिन तभी बरखा आगे आई। उसने जोर से कहा, रुक जाओ। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वो आदमी हंसा, तुम फिर आ गईं? बरखा ने बिना डरे जवाब दिया, हाँ, क्योंकि इस बार मैं अकेली नहीं हूं। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बाहर से औरतों की आवाजें आने लगीं, दरवाजा खोलो। समीर ने दरवाजा खोला और मैंने देखा वो सारी महिलाएं खड़ी थीं, जिनकी कभी बरखा और वाणी ने मदद की थी। करीब 15-20 औरतें, सबके हाथ में डंडे और हिम्मत थी। मैं दंग रह गई। एक महिला आगे बढ़कर बोली, अब ये घर अकेला नहीं है, हम सब इसके साथ हैं। वो आदमी घबरा गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका सामना इतनी महिलाओं से होगा। बरखा ने आगे बढ़कर कहा, तुमने हमेशा हमें कमजोर समझा, लेकिन आज देखो, जब औरत एकजुट होती है तो वो किसी भी डर से बड़ी हो जाती है। वो आदमी पीछे हटने लगा, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। इस बार पहले से ही खबर दे दी गई थी। पुलिस ने आते ही उन सबको पकड़ लिया। वो आदमी चिल्लाता रह गया, लेकिन इस बार उसकी कोई नहीं सुन रहा था। सब कुछ शांत हो गया। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब उस घर में डर नहीं, सुकून था। वाणी धीरे से बरखा के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। भाभी, अगर आप उस दिन नहीं बदलती तो शायद आज हम सब टूट जाते। बरखा ने उसे गले लगा लिया। नहीं वाणी, अगर तुम उस दिन मुझे माफ नहीं करती तो मैं आज भी वहीं होती। मैं ये सब देख रही थी और मेरे दिल में बस एक ही बात आई, कभी कभी एक इंसान का बदलाव पूरी दुनिया बदल देता है। कुछ महीनों बाद उस घर के बाहर एक बोर्ड लगा, नई शुरुआत, महिला सहायता केंद्र, जहां हर उस महिला को सहारा मिलता था जो कभी वाणी की तरह दर्द से गुजरी थी। और आज जब मैं वहां बैठती हूँ और उन महिलाओं की हंसी सुनती हूँ तो दिल से एक ही बात निकलती है, सच में अगर रिश्तों में माफी और हिम्मत आ जाए तो सबसे बड़ी दुश्मनी भी सबसे मजबूत रिश्ते में बदल सकती है। समय बीत चुका था। अब उस घर के बाहर लगा नई शुरुआत, महिला सहायता केंद्र सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उम्मीद बन चुका था। दूर दूर से महिलाएं आती, अपनी कहानी सुनाती और यहाँ से हिम्मत लेकर जाती। मैं अक्सर वहाँ बैठकर ये सब देखा करती थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको फिर से अंदर तक हिला दिया। सुबह का समय था। केंद्र में कुछ महिलाएं बैठी थीं। तभी एक एम्बुलेंस आकर रुकी। 2 लोग एक घायल महिला को स्ट्रेचर पर लेकर अंदर आए। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, हाथ कांप रहे थे और वो दर्द से कराह रही थी। जैसे ही वाणी ने उसे देखा, वो एक पल के लिए जम गई। उसकी आंखों के सामने जैसे उसका अपना अतीत घूम गया। वही जलन, वही दर्द, वही बेबसी। वाणी तुरंत उसके पास भागी। डरिए मत, अब आप सुरक्षित हैं। वो महिला रोते हुए बोली, मुझे मेरे ही घर वालों ने जला दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं दहेज नहीं ला पाई। ये सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने देखा बरखा का चेहरा सख्त हो गया था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक दर्द था, जैसे वो खुद को उस महिला में देख रही हो। इस बार बरखा चुप नहीं रही। वो सीधे पुलिस स्टेशन गई और खुद उस महिला का केस दर्ज करवाया। वो हर दिन उसके साथ अस्पताल जाती, उसके इलाज का खर्च उठाती और कोर्ट में गवाही देने तक उसके साथ खड़ी रही। मैं ये सब देखकर हैरान थी। जो बरखा कभी खुद जुल्म करती थी, आज वो दूसरों के लिए ढाल बन गई थी। कुछ महीनों बाद वो केस जीत लिया गया। उस महिला को इंसाफ मिला और जिस दिन कोर्ट ने फैसला सुनाया, वो महिला रोते हुए बरखा और वाणी के पैरों में गिर गई। आप दोनों ने मुझे नया जीवन दिया है। वाणी ने उसे उठाया और गले लगाते हुए कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। उस दिन मैंने देखा बरखा चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उसके पास गई। क्या हुआ? वो धीमे से बोली, आज पहली बार मुझे अपने आप पर थोड़ा सा गर्व हुआ है। मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि यही तो असली जीत थी। कुछ समय बाद घर में एक और खुशखबरी आई। वाणी माँ बनने वाली थी। पूरा घर खुशी से झूम उठा और सबसे ज्यादा खुश थी बरखा। वो हर वक्त वाणी का ध्यान रखती, उसे दवा देती, खाना खिलाती और कहती, अब तुम्हें बिल्कुल काम नहीं करना, मेरी छोटी रानी। समय आया और एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। पूरा घर खुशी से गूंज उठा। मयंक की आंखों में आंसू थे। समीर हंस रहा था। सुलेखा भगवान का धन्यवाद कर रही थी और बरखा, वो उस बच्ची को गोद में लेकर बस एक ही बात कह रही थी, मैं इसे कभी कोई दर्द नहीं होने दूंगी। मैंने उस पल को देखा और महसूस किया कि यही जिंदगी का सबसे खूबसूरत रूप है।
कुछ साल बाद वही बच्ची आंगन में खेल रही थी, हंस रही थी, दौड़ रही थी और उसके पीछे पीछे बरखा और वाणी दोनों उसे संभाल रही थी। मैं वहीं बैठी थी जहां कभी चीखें गूंजती थीं, आज वहां सिर्फ हंसी थी। और तब मेरे दिल से एक आखिरी बात निकली। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलाती है जो शुरुआत में हमारे सबसे बड़े दुश्मन लगते हैं, लेकिन अगर वक्त और दिल बदल जाए तो वही लोग हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। और सच कहूं, उस दिन मुझे समझ आया, जेठानी से अच्छे दुश्मन नहीं होते। अगर जेठानी दिल से बदल जाए तो वही सबसे अपनी बन जाती है। यही थी मेरी कहानी, एक घर की, एक गलती की, एक माफी की और एक नई शुरुआत की।